नमस्कार, मैं मनोज मनु। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। लगातार हम प्रदेश और देश की खबरों से आपको रूबरू कराते रहे हैं, लेकिन ऐसे में एक शख्सियत, जी हां, मध्य प्रदेश का एक चेहरा जिनका नाम है धर्मेंद्र सिंह लोधी, धर्मेंद्र भाव सिंह, जो मध्य प्रदेश में 45 वर्ष की उम्र में मंत्री बन चुके हैं और डॉक्टर मोहन कैबिनेट के मंत्री हैं। सबसे बड़ी बात है, उनके पास सरकार की ओर से जो विभाग दिया गया है वो विभाग संस्कृति है, वो विभाग पर्यटन है, वो विभाग धर्म और धर्मस्व है। यानी कि एक संघ की परिकल्पना, खासकर इन तमाम विषयों से जुड़ी हुई उस परिकल्पना को पूरा करने का जिम्मा अगर किसी को सौंपा गया है पार्टी और संघ की ओर से, तो वो धर्मेंद्र सिंह लोधी को सौंपा गया है। धर्मेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे, तमाम मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई प्रभु श्री राम की, इसके बाद मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग अब क्या करने वाला है। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वप्रथम तो इंडिया न्यूज के दर्शकों को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है जी, जिसको हम पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाते हैं जी, तो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं जी। बहुत बहुत आपको भी शुभकामनाएं और पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को आपने शुभकामनाएं ज्ञापित की। वाकई यही आपका नेचर है और शायद यही कारण है कि इस भाव, इस व्यवहार के कारण पार्टी ने, संघ ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है। धर्मेंद्र जी, सबसे बड़ी बात है कि हाल ही में अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई और प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम 500 साल बाद वापस अपने घर पहुंच गए हैं। टेंट हट गया है, विशाल और भव्य मंदिर बन गया है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई है, बात इसके आगे चली गई है। बात इसके आगे चली गई है, यानी कि जहां पर भी बीजेपी शासित राज्य हैं, उन्होंने एक रोड मैप बनाया है, एक खाका खींचा है और वो खाका इस बात को लेकर खींचा है कि चाहे वो तमाम धर्म से जुड़े हुए स्थल हों या फिर मंदिर हों, उनका उन्नयन हो या संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनका विकास करना है। आपको ज्यादा समय नहीं हुआ विभाग संभाले हुए, फिर भी एक आपने मोटा मोटी परिकल्पना तैयार कर ली होगी कि मध्य प्रदेश में चाहे वो संस्कृति से जुड़ा मामला हो, धर्म से जुड़ा मामला हो, पौराणिक स्थलों से जुड़ा मामला हो या जहां जहां प्रभु श्री राम गुजरे हैं उन जगहों से जुड़ा हुआ मामला हो, प्रदेश में उन जगहों का विकास कैसे होगा या उसकी परिकल्पना कैसे होगी। धर्मेंद्र जी, सर्वप्रथम तो मैं समस्त देशवासियों को जो अयोध्या में रामलला के प्राण स्वरूप की प्रतिष्ठा हुई है उसकी शुभकामनाएं देता हूं और इस गौरवशाली क्षण को जो हम सब ने अपनी आंखों से देखा है, वास्तव में हम सब लोग गौरवशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि राम मंदिर को हमने अपनी आंखों से बनते हुए देखा है। और इस गौरवशाली क्षण को उपस्थित कराने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। निश्चित रूप से राम इस देश के कण कण में समाये हुए हैं जी। जब हम आपस में मिलते हैं तो कहते हैं भैया राम राम। जब कोई थका हारा हुआ व्यक्ति थक हार के बैठता है तो मुंह से निकलता है हे राम। जब व्यक्ति अंतिम यात्रा में जाता है तो वो तो नहीं बोल पाता, लेकिन उसके पीछे खड़े हुए व्यक्ति राम का नाम लेते हैं। तो राम इस देश की आत्मा है और वास्तव में मध्य प्रदेश सरकार भी डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में भगवान राम के जो चरण चिन्ह इस मध्य प्रदेश की धरती पर पड़े हैं, उन मान बिंदुओं को लेकर काम कर रहा है। अभी डॉक्टर मोहन यादव जी ने, यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने चित्रकूट में राम गमन पथ को लेकर एक बैठक ली जी, जिसमें ऐसे 23 स्थान चिन्हित किए गए जहां भगवान राम के चरण पड़े हैं या जो भगवान राम से कनेक्टेड हैं या जिनका रामायण में उल्लेख आता है। इन स्थानों को विकसित करने का पर्यटन की दृष्टि से भी, सांस्कृतिक दृष्टि से भी निर्णय लिया गया और डॉक्टर मोहन यादव जी ने अपना मंतव्य व्यक्त करते हुए ये कहा कि चित्रकूट से ये रचना योजना, राम गमन पथ की रचना योजना शुरू करेंगे, क्योंकि चित्रकूट एक ऐसा स्थान है जहां पर भगवान राम सबसे ज्यादा, भगवान राम ने अपना समय बिताया है। तो चित्रकूट से शुरू करके अमरकंटक है, इस प्रकार से
सारे स्थानों को आपस में कनेक्ट करने का, और जैसे जैसे बजट उपलब्ध होगा तो सारे स्थानों को आपस में कनेक्ट करके एक पर्यटन की दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से भी और एयर कनेक्टिविटी भी बनाने का मुख्यमंत्री जी का मंतव्य है। तो निश्चित रूप से पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग इस रोड मैप पर काम कर रहा है और चित्रकूट से शुरू होकर ये कार्य योजना आने वाले समय में आप सबके आंखों के सामने परिणत होगी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी महाकाल लोक बना है, अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की मंशा है कि अब राम राजा लोक पर, राम मंदिर निर्माण के बाद ओरछा में राम राजा लोक पर काम शुरू होगा। इसलिए आपने देखा कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ओरछा में अपना जो मंदिर की स्थापना हुई वहां से वो कार्यक्रम देखा और उसमें उपस्थित हुए। वाकई अपनी तमाम बातचीत करते हुए एक बात का जिक्र किया कि जैसे जैसे बजट उपलब्ध होगा, हालांकि जहां जहां भी सरकारें हैं वहां बजट की अजीब स्थिति है क्योंकि इतनी सारी घोषणा हो चुकी चुनाव में, उन योजनाओं में सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है। एक और बड़ा विषय है आपके पास और वो है धर्मस्व। प्रदेश में इतने सारे धार्मिक स्थल हैं, इतने सारे मंदिर हैं और मंदिरों के पास लगी हुई बड़ी जमीन है और पूरे प्रदेश में यह देखा गया है कि जहां जहां मंदिर हैं, किसी भी जिले में आप चले जाइए, वहां की मंदिर से लगी हुई जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। भूमाफियाओं ने वो जमीन मंदिर की हड़प ली है और ये अभी का विषय नहीं है, ये लंबे समय से विषय चला जा रहा है। अब भूमाफियाओं से वहां मंदिर का पुजारी तो लड़ नहीं सकता या मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं वो तो उनसे लड़ नहीं सकते क्योंकि एक संगठित अपराध इसे कहा जाता है। अपराध, अधिकारियों की मिलीभगत, माफियाओं की मिलीभगत, इसको लेकर अभी तक किसी सरकार में या किसी मंत्री ने या किसी अधिकारी ने कोई रूपरेखा नहीं बनाई है। क्या ऐसी कोई विशेष योजना आप सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं? निश्चित रूप से इस पर कार्य योजना बनाकर काम किया जाएगा और धर्मस्व विभाग के अंतर्गत चूंकि ये तीर्थ यात्रा का कार्यक्रम भी आता है, तो अभी सरकार ने योजना बनाई है कि हर लोकसभा क्षेत्र से अयोध्या के लिए ट्रेन चलाकर अयोध्या की तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में उनकी इच्छा है कि जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है उसके अंतर्गत हवाई यात्रा, बुजुर्गों को हवाई यात्रा भी अयोध्या की करवाई जाए। तो इस पर कार्य योजना बन रही है और इस पर आगे काम होगा और आपने जो मुद्दा उठाया है उस पर भी काम होगा और भूमाफियाओं से निश्चित रूप से जो जमीनें मंदिरों की लगी हुई हैं और भूमाफिया लोग कब्जा कर किए बैठे हैं, एक योजना बना के उनको भी मुक्त कराया जाएगा। जी धर्मेंद्र भाई, आप चूंकि कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी के साथ बैठते हैं, मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो प्रादेशिक नेता थे, जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो राष्ट्रीय नेता हो गए और उनके बयान अभी हाल के 24 घंटे के अंदर कुछ ऐसे बयान आए हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय नेता हो गए। मतलब इतनी जल्दी लोकप्रियता उन्होंने पा ली। अखंड भारत को लेकर उन्होंने जो बयान दिया, उस बयान के बाद पाकिस्तान के कान खड़े हो गए और पाकिस्तान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों की आलोचना की है, यूएन में इसकी शिकायत की है। क्या कहेंगे? देखो, अखंड भारत ये हर देशवासी का स्वप्न है और निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये स्वप्न भी पूरा होगा, क्योंकि हर देशवासी चाहता है कि जो हमारा पुराना भारत है वो पुराना भारत मिलना चाहिए, जो भारत के टुकड़े हुए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम लोग अखंड भारत दिवस भी मनाते हैं 14 अगस्त को। तो कहीं ना कहीं ये संकल्पना लेके तो हम चल रहे हैं, जैसे जैसे भारत की ताकत और बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हम अखंड भारत की तरफ बढ़ेंगे। आपके पास पर्यटन डिपार्टमेंट और जी बताएं, अपनी बात करें। और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत शक्तिशाली भारत के रूप में उभर रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है वो
कि ये देश परम वैभव के शिखर पर पहुंचना चाहिए। ये देश क्रमांक 1 का देश बनना चाहिए और ये देश इतना ताकतवर देश बनना चाहिए कि दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान की तरफ नजर उठा के ना देख सके। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का ये विजन है कि इस देश को हमें क्रमांक 1 का देश बनाना है। इसके लिए निरंतर काम जारी है और इस दिशा में सरकार काम भी कर रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी जो टीम है, चाहे वो केंद्रीय कैबिनेट की टीम हो या राज्यों की टीम हो, वो काम भी कर रही है। आपके पास धर्मेंद्र भाई एक महत्वपूर्ण विभाग और है, और वो विभाग है पर्यटन का, वो विभाग है टूरिज्म का। और मध्य प्रदेश ने अमिट छाप इसलिए छोड़ी है क्योंकि एमपी गजब है, आज भी लोगों के मन और मस्तिष्क में छाया हुआ है। कई सारी अपार संभावनाएं मध्य प्रदेश में टूरिज्म को लेकर। यहाँ पर पानी है, यहाँ पर घने वन है, यहाँ पर जीव जंतु हैं, यहाँ पर तमाम पर्यटक स्थल हैं, यहाँ पर पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई, मान्यताओं से जुड़ी हुई धार्मिक स्थल हैं, और यहाँ पर तमाम, जैसे राजस्थान में राजा रजवाड़ों के महल हैं, यहाँ पर भी वो तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन उस पिछले कुछ साल में मैंने देखा है जितना दोहन पर्यटन का होना चाहिए, सरकार को करना चाहिए या पर्यटकों को करना चाहिए, जितना पर्यटक यहाँ आने चाहिए उतने आ नहीं पाए। जबकि यहाँ भरपूर है, यहाँ पर वन है, संपदा है, पशु पक्षी हैं, लेकिन उतना हो नहीं पाए। कोई नई योजना इसे लेकर? निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि एमपी अजब है, एमपी गजब है। और वास्तव में मध्य प्रदेश में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं और संस्कृति और पर्यटन मंत्री के रूप में मेरा विजन है कि मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में क्रमांक 1 का क्षेत्र बने। इसके लिए निरंतर कार्य योजना बनाकर पर्यटन को रोजगार से जोड़कर काम करने की रचना योजना बन रही है और इस पर आने वाले समय में आपको काम भी दिखेगा। एक मत या एक बयान, क्योंकि अभी जो चुनाव हुआ है उस चुनाव के पहले दिल्ली ने विधायकों से, सांसदों से, मंत्रियों से, तमाम पार्टी के पदाधिकारियों से बातचीत हुई, तो ये बात निकल कर आई कि साहब सरकार को जनप्रतिनिधियों से ज्यादा अधिकारी चला रहे हैं। इसलिए एक नाराजगी है, इसलिए एक गुस्सा है, चाहे वो जनता में हो या जनप्रतिनिधि में हो। और यही हमने हाल के कुछ वर्षों में देखा कि अपने अपने विभागों में मंत्रियों से ज्यादा अधिकारियों की चल रही थी, अधिकारी हावी थे। क्या माना जाए कि यह परिपाटी अब खत्म होगी? क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता से जुड़ा हुआ होता है, उसके अंदर उतना ज्यादा व्यवहारिक ज्ञान होता है जितना अधिकारियों में नहीं होता। माना जाए कि जो पिछली परिपाटी थी वो खत्म होगा, अब जनप्रतिनिधि कहेंगे कि हम ये चाहते हैं कि ये करो, तो उन्हें करना पड़ेगा। निश्चित रूप से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो जनभावना है, जो परिकल्पना है, वो भी साकार होगी और निश्चित रूप से आने वाला समय अच्छा समय होगा और जिसमें जनता के जो मुद्दे हैं उनको लेकर जो नेताओं के अनुभव होते हैं उन पर काम होगा। और इसके लिए यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी निरंतर इस बात को लेकर काम भी कर रहे हैं और मंत्रियों की अलग से बैठक लेकर इस विषय में बात भी करते हैं। धर्मेंद्र भाई, आप जिस जगह से आते हैं वो जगह, चाहे वो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड हो या मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड, आप जवेरा से आते हैं और बुंदेलखंड की दोनों जगह की स्थिति, दोनों प्रदेशों की बहुत ही अच्छी नहीं है। वहाँ पर गरीबी है, वहाँ पर भुखमरी है, वहाँ पर जो संभावनाएं होनी चाहिए सरकार की योजनाओं की वो वहाँ पर नहीं है, चिकित्सा की जो बेहतर सुविधाएं होनी चाहिए वो वहाँ पर नहीं है, रोजगार के जो संसाधन वहाँ पर होने चाहिए वो वहाँ पर नहीं है, शिक्षण संस्थान जो बेहतर होने चाहिए वो वहाँ पर नहीं है। इसलिए बुंदेलखंड के लोगों को अगर पढ़ना है तो वो दूसरे जिलों में या दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। बुंदेलखंड के जिलों को अगर छतरपुर, टीकमगढ़ के या दमोह के या सागर के लोगों को बेहतर इलाज करना है तो वह या तो भोपाल जाते हैं या ग्वालियर पहुंचते हैं। ऐसी तमाम सारी चीजें हैं और यह भी आंकड़ा है कि बुंदेलखंड के ही लोग सबसे ज्यादा जो हैं वो दूसरे राज्यों में जाकर
अपनी मजदूरी का काम करेंगे। आप देश की राजधानी दिल्ली चले जाइए, आपको वहां पर किसी भी जगह अगर कंस्ट्रक्शन की साइट चल रही है, पुल चल रहा है, बिल्डिंग बन रही है, तो आपको पता चलेगा कि ये बुंदेलखंड के मजदूर हैं। आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए, आप मानते हैं कि इतने सालों में सरकार कांग्रेस की रही, बीजेपी की रही, बुंदेलखंड का जो विकास होना चाहिए वो विकास हो नहीं पाए। वहां के लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं मिल नहीं पाई। अब क्या एक नया संकेत निकल कर आएगा इस इलाके के लिए? देखिए, बुंदेलखंड की जितनी प्रगति भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुई है, मुझे लगता है कि कांग्रेस के शासनकाल में बुंदेलखंड का क्षेत्र वास्तव में उपेक्षित रहा है। आज आप बुंदेलखंड में देखिए, जल निगम के माध्यम से हर गांव को कनेक्ट किया गया है, घर घर पानी की जो समस्या थी वो हल हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीबों को पक्के मकान बना के दिए जा रहे हैं। लाडली बहना योजना के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण का काम, समूहों के माध्यम से सशक्तिकरण का काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बुंदेलखंड जो है वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में और भी ज्यादा आगे बढ़ेगा। जैसे अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा निकली, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कि 2047 तक इस भारत को विकसित भारत की श्रेणी में हम लाएंगे। तो उस विकसित भारत की श्रेणी में देश आएगा, ये मूलभूत समस्याओं से जो लोगों को जूझना पड़ता है, वास्तव में बहुत सारी समस्याओं से लोगों को निजात मिलेगी और रोजगार के अवसर भी ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध होंगे। जैसे पर्यटन के क्षेत्र में लोगों को बढ़ावा मिलेगा तो अपने आप स्थानों को बढ़ावा मिलेगा, स्थानों का विकास होगा तो अपने आप रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं इस दिशा में भी सरकार काम करेगी और बुंदेलखंड जिसको अपन पिछड़ा क्षेत्र मानते हैं, आने वाले समय में अगले क्षेत्रों में बुंदेलखंड की गिनती हो, ऐसा प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा निरंतर किया जा रहा है और इस पर निश्चित रूप से काम किया जाएगा। ये एक बड़ा संकेत है क्योंकि बुंदेलखंड को जरूरत है, क्योंकि ग्वालियर चंबल का विकास जो होना था वो हो रहा है, या तो वहां के नेताओं के प्रभाव का इस्तेमाल। आप जबलपुर देखिए, जबलपुर में उस तरीके से विस्तार हो रहा है। आप छिंदवाड़ा जैसे इलाके में चले जाइए, तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन बुंदेलखंड एक ऐसा इलाका रहा है, वहां के जनप्रतिनिधि तो रहे, ऐसा नहीं है कि मंत्रिमंडल में लोगों की उपस्थिति नहीं है, लेकिन शायद वो इलाका उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाया, वहां पर उस तरीके से उद्योग नहीं बन पाए। हालांकि केन बेतवा नदी का जिक्र जरूर आया, लेकिन वो भी अभी अधर में है, उस तरीके से बन नहीं पाई है। चंबल में जिस तरीके से एक कॉरिडोर निर्मित होना था, वहां पर तमाम सारे आधारभूत योजनाओं का जो निर्माण होना था वो हो रहा है, लेकिन बुंदेलखंड में उस तरीके की चीजें अभी नहीं बन पाई है। अब देखना होगा कि क्या वाकई दोनों राज्यों की सरकार है, क्योंकि यहां भी बीजेपी की है, वहां भी बीजेपी की है, पहले भी थी, लेकिन शायद अब एक नया संकेत निकलकर आ सकता है। धर्मेंद्र भाई, आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहे हैं, कितना फायदा मिलता है संघ और संगठन में जो व्यक्ति काम कर रहा है, जमीन पर जाकर काम कर रहा है, जब वो सत्ता में पहुंचता है, सरकार का अंग बनता है, तो कितना फायदा मिलता है लोगों के बीच जाकर, लोगों की परेशानियों को समझने में? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, ये पार्टी विद द डिफरेंस है, दूसरी पार्टियों से अलग है। तो कहीं ना कहीं ये जो पार्टी है, एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को अपने कंधे पर बिठाकर बड़ा बना देती है। निश्चित रूप से जब छोटा कार्यकर्ता बड़े स्तर पर पहुंचता है जी, तो उसको जमीनी सच्चाई जो होती है, जमीन पर क्या है, गरीबों की हालत क्या है, मजदूरों की हालत क्या है, किसानों की हालत क्या है, इन सबके बारे में उसको अनुभव होता है, निश्चित रूप से उसका फायदा मिलता है। निश्चित तौर से उसका फायदा मिलता है। धर्मेंद्र भाई, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि जो महत्वपूर्ण विभाग आपके पास मिले हैं, निश्चित तौर पर उन विभागों में एक नया संकेत और नया संदेश आएगा जो मध्य प्रदेश को एक नई दिशा और नई दशा देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए।